हेलो बच्चों, कैसे हो? ठीक हो सारे? तो वेलकम टू माय चैनल साइंस गुरु और मैं हूं आपका अपना शिवम शर्मा। तो बच्चों, आज मैं लेके आया हूं पार्ट नंबर 6 और जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ लॉज के बारे में। तो कुछ गैस लॉज हमने पढ़े हैं। बॉयल्स लॉ हो गया, चार्ल्स लॉ हो गया, गैली-लॉयड हो गया, डाल्टन्स लॉ हो गया, पार्शियल प्रेशर वाला, डाल्टन्स थ्योरी नहीं। तो इन सारे लॉज को हमने पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़ा है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट कर दोगे तो उसे हम बॉयल्स लॉ कहते हैं, चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट कर देते हैं और गैली-लॉयड में वॉल्यूम कांस्टेंट करते हैं। ऐसे ही एवोगैड्रो हाइपोथेसिस होते हैं, बहुत सारे लॉज होते हैं। तो इन सब लॉज को हम साइड रख के काइनेटिक थ्योरी को पकड़कर फिर इन लॉज को प्रूव किया करेंगे। ठीक है, समझ आया क्या करने वाले हैं? तो आज हम बात करने वाले हैं बेसिकली डेरिवेशन ऑफ गैस लॉज ऑन द बेसिस ऑफ KTG। सो डेरिवेशन of gas laws on the basis of kinetic theory of gases। ठीक है, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है मैंने बिल्कुल कि बॉयल्स लॉ क्या है, चार्ल्स लॉ क्या है, ये सारा का सारा। ठीक है, और इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस, वो पक्का देख लेना। अगर वो नहीं देखोगे तो इनमें से कोई भी लॉ समझ में आने वाला नहीं है, तो वो पक्का देख लेना जाकर। और देखो, तो जब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नंबर 1 विच इज बॉयल्स लॉ। देखो, बॉयल्स लॉ का साफ कहना सुखी रहना है। वो सिंपल कहता है कि कीपिंग टी कांस्टेंट, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तो डेफिनेशन में किसी में नहीं लिखवाऊंगा, बहुत बड़ी बन जाती है, टाइम बहुत खराब होता है और वीडियो बहुत लंबी होती चली जाती है। हाँ, बोल दूंगा। सो एट टेम्परेचर कांस्टेंट या कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट द वॉल्यूम और प्रेशर इज ऑलवेज कांस्टेंट। बहुत बढ़िया, बट ऐसा नहीं होता। इसकी डेफिनेशन थी कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V। ये होता है, मान ली बात, लेकिन इसको हम प्रूव कैसे करें, काइनेटिक में कैसे प्रूव करें, वही तो बात है। तो KTG में प्रूव करने के लिए हमें प्रेशर पता होना चाहिए। सो देखो, नाउ प्रेशर एक्सर्टेड या फिर ऑफ गैस अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो P इज इक्वल टू 1/3 रो V स्क्वायर, यही होता है। अगर मैं डेंसिटी की बात करूं, डेंसिटी का सिंपल सा एक फंडा होता है 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम पुट कर दो और ये वेलोसिटी का स्क्वायर बन गया। ठीक है, ये बन गया। अब ध्यान से देखेंगे, देखो क्या बोल रहा है वो, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यही बोल रहा है ना। अगर मैं इसको यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो PV इज इक्वल टू 1/3 mV स्क्वायर। क्लियर है? बट V स्क्वायर इज इक्वल टू या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T, मतलब टेम्परेचर एज कैपिटल T इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब कैपिटल T कांस्टेंट होगा सो V स्क्वायर और से 1/3 mV स्क्वायर इज ऑल्सो कांस्टेंट। जब ये दोनों के दोनों कांस्टेंट होंगे सो PV इज ऑल्सो कांस्टेंट। डरना नहीं है, इजी है बिल्कुल। क्या बताया मैंने प्रेशर एक्सर्टेड बाय किया, मास बाय वॉल्यूम किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया वहां से। इसके बाद V स्क्वायर हमें पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूं, जाके देख सकते हो। अगर ये कांस्टेंट है तो ये भी कांस्टेंट होगा, जब ये दोनों कांस्टेंट होंगे तो ये पूरा का पूरा भी कांस्टेंट बन जाएगा। ठीक है, सो हेंस प्रूव्ड। सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V एंड हेंस प्रूव। बहुत मजा आता है ये हेंस प्रूव लिखने में। क्यों? जब क्वेश्चन होता है तो बहुत मजा आता है। मैं ग्रीन मार्कर से इसको सर्कल आउट कर देता हूं क्योंकि हमारा आंसर आ गया है। देखो, दूसरा आता है हमारे पास चार्ल्स लॉ। मेरी कैप गिर गई कहीं। तो दूसरा आता है हमारे पास चार्ल्स लॉ। अब ये चार्ल्स लॉ क्या काम करता है वो देखेंगे। देखो, चार्ल्स लॉ, देखो ध्यान से देखेंगे एक चीज। चार्ल्स लॉ ये कहता है कि कीपिंग P कांस्टेंट, कीपिंग प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट, सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये कहता है, बहुत बढ़िया। अकॉर्डिंग टू प्रेशर
ऑफ गैस ऑफ kTg, ठीक है, अकॉर्डिंग टू kTg। तो P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर, यही होता है, एंड P इज इक्वल टू 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम जिसका स्क्वायर मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पर। सो V यानी पी वी इज इक्वल टू 1/3 m वी स्क्वायर, यही था। सिंस V स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो मैं सिंपल बोल दूंगा, यहाँ पर एक और चीज बोलने वाला हूं मैं ये बोल सकता हूं कि जब V स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा और M3 ये तो कांस्टेंट है ही, सो पी वी इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। समझ आया कि नहीं? ध्यान से देखो, ये पूरी वैल्यू टेम्परेचर की कांस्टेंट होती है, बट ये दोनों तो वैल्यू ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो पी वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। सो एट P इज इक्वल टू कांस्टेंट, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और वो कौन बताता है हमें? चार्ल्स लॉ। तो हेंस प्रूव्ड। हिंदुस्तान पेट्रोलियम। चलो ये तो हो गए दो, अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा वाला आ जाएगा यहाँ पे? मुझे नहीं लगता, बट ठीक है, आ जाएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं, इरेज कर देंगे, क्या इशू है। तो थर्ड वाला हम करने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ हमने पहला वाला बॉयल्स लॉ किया है, सेकंड वाला चार्ल्स लॉ किया है, और थर्ड वाले को मैं बताऊंगा गेल-स्टैक्स लॉ। गंदा गंदा सा नाम है बड़ा ये। गेल-स्टैक्स लॉ कहता है कीपिंग V इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर मैं V की वैल्यू कांस्टेंट कर दूं, सो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये बताया जाता है हमें, ठीक। ये तुम्हें बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि साफ साफ मैंने इसमें क्या किया, टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया, इसमें प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहा हूँ, लेकिन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T करना है। देखो ये तुम खुद भी कर लोगे, एक बार पढ़ोगे, मेरे को लगता है कि जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे अगर तुम्हें ये फॉर्मूला याद है तो, ठीक है। सो प्रेशर exerted by gas, तो P इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो P इज इक्वल टू 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम इनटू, सॉरी गंदा हो गया, अच्छी हो गया, तो 1/3 mv स्क्वायर। बहुत बढ़िया। नाउ हमें क्या प्रूव करना है? हमें P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T पुट करना है, तुम्हें साफ दिख ही रहा होगा यहाँ पर। नाउ ध्यान देंगे, सिंस V स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ये है, एंड V इज इक्वल टू कांस्टेंट। जब ये वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के और ये वैल्यू है कांस्टेंट, तो मैं साफ साफ बोल सकता हूं, एक मिनट, मैंने कुछ गड़बड़ की है? नहीं, गड़बड़ नहीं की है। हाँ, तो जब V स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है एंड V इज इक्वल कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। साफ साफ पता लगा है, एक ही फॉर्मूले को तोड़े मरोड़े जा रहे हैं, कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, ठीक है। एक ही फॉर्मूले को तोड़ते रहो, मरोड़ते रहो, बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है हमें, इतना सा काम है, बस यही करते रहो, इसके बाद प्रूव करते रहो। देखो ये बहुत बेसिक से लॉ है, इसलिए ज़्यादा बड़ी वीडियो बननी भी नहीं है, 10-15 मिनट की वीडियो बनेगी जो कि तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगी, चुटकी में देख डालोगे तुम, ठीक है, 2x की स्पीड पे। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा जो रह गया है वो एवोगैड्रो हाइपोथेसिस रह गया, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर रह गया, और एक और रह गया था, चलो देख लेते हैं, अगर होगा तो जरूर करवा दूंगा। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे जो मेरी आइडियल गैस इक्वेशन है, जिसको हम परफेक्ट गैस इक्वेशन भी बोलते हैं। इसको भी हम डिराइव कर सकते हैं फ्रॉम केटीजी, दैट प्रेशर एक्सर्टेड बाय केटीजी। वो कैसे करेंगे? अच्छा, हमारा फोर्थ वाला लॉ है एनीवेज, तो वो कैसे करेंगे? देखो हमें पता है, वैसे मैं तुम्हें बता देता हूँ, ये होता है पीवी इज इक्वल टू RT इफ n इज 1 मोल, ये बताता है ये। तो हम बात करेंगे एज प्रेशर exerted by gas according to kTg, तो P is equal to 1/3 rho v square। बहुत बढ़िया, ये आ गया हमारे पास। नो, हमें पता है कि P is equal to 1/3 मास अपॉन वॉल्यूम इनटू v स्क्वायर, ये भी बहुत अच्छे से पता है। अब मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो PV is equal to 1/3 m v स्क्वायर एज मीन, just simple, velocity का square is directly proportional to temperature, and 1/3 m is also
कांस्टेंट, तो जब ये भी कांस्टेंट है, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, तो PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड कीपिंग दिस कांस्टेंट अवे, PV is equal to RT, where R is गैस कांस्टेंट, जिसमें हम R को बोलते हैं गैस कांस्टेंट, और N की वैल्यू लगा दोगे तो ये PV is equal to nRT बन जाएगा। तो PV is equal to nRT, ये किसके लिए? फॉर n नंबर ऑफ मोल्स। ओके, ये क्लियर हो गया। ये परफेक्ट गैस इक्वेशन, मतलब आइडियल गैस इक्वेशन हम कैसे डिराइव करेंगे फ्रॉम द KTG कंसेप्ट। ओके, नेक्स्ट आ गया हमारे पास, रेड मार्क यूज करना भूल गया मैं। देखो फिफ्थ आ गया हमारे पास एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? देखो एवोगैड्रो सबको पता है कि दिस इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट द वन मोल ऑफ द कंपाउंड और सम कुछ भी चीज होती है, कोई भी कंपाउंड, कोई भी गैस हो सकती है। अगर उसकी वन मोल की बात करें तो विच इज इक्वल टू 6.02 into 10⁻23। बट हम वो बिल्कुल नहीं पढ़ने वाले यहाँ पे। ये कहता है भाई कि दो हमारे पास गैस है, ये A गैस है, ये B गैस है। अगर A गैस और B गैस को, अगर A गैस और B गैस को मैं दोनों को मिक्स करूं या फिर दोनों की वॉल्यूम को लूं, बट ध्यान रखना एक चीज कि दोनों का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। तो दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे वो दोनों इक्वल होंगे। मतलब A के अंदर N1 है और B के अंदर N2 है, तो वो दोनों इक्वल रहेंगे इफ इक्वल वॉल्यूम्स होनी चाहिए एंड इक्वल प्रेशर एंड टेम्परेचर पे होनी चाहिए। मैंने क्या बताया? इफ टू इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ गैस A एंड B आर मिक्स टुगेदर, और समथिंग कहीं मिक्स कर लो या फिर अलग अलग भी ले लोगे, सो एट इक्वल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो दोनों की जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं वो दोनों इक्वल रहेंगे। मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूं। तो कैसे प्रूव करेंगे इसको वो देखते हैं हम। हमें पता है एज P is equal to 1/3 रो V स्क्वायर। अगर मैं V1 V2 की बात करूं तो एक ये हो सकता है मेरे पास 1 वाला, डेंसिटी एंड वॉल्यूम। दोनों की डेंसिटी अलग अलग हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा दोनों की डेंसिटी सेम ही होगी, बट यहाँ पे जो आएगा P1 is equal to 1/3 M1 अपॉन V1 into V1 स्क्वायर। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं एंड सिमिलरली दूसरे वाले क्या कि P2 is equal to 1/3 M2 अपॉन V2 into V2 का स्क्वायर। बट दोनों के अंदर मैं कुछ चेंजेस करने वाला हूँ। क्या चेंजेस करने वाला हूँ? यहाँ पे आ गया P1 is equal to 1/3, देखो मास इंटू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। एक मॉलिक्यूल का मास क्या होगा और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, उन दोनों को मिला के टोटल मास बनता है। रिमेंबर, भूलना नहीं। तो V1 इंटू, मतलब ये भी हो गया हमारे पास M1 और N1, तो V1 स्क्वायर। यहाँ पे भी आ गया, सो P2 इज इक्वल टू 1/3 M2 इंटू N2 अपॉन V2 इंटू V2 स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास ना। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा ध्यान देते हैं। V स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, मतलब ये आ गया काइनेटिक एनर्जी इज कांस्टेंट। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी। इट मींस 1/2 M1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 M2 V2 स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास। तो दिस इज इक्वेशन नंबर, तो गड़बड़ होगी, चलो कोई बात नहीं। एनीवेज देखो, एक हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है, तो ये इसके कांस्टेंट इसके इक्वल हो गया। जब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, वो भी लिखवा दूं, चलो यहीं पे लिख लेते हैं। काम करते हैं, इसको हम P1 ले लेते हैं। मतलब अगर प्रेशर कांस्टेंट होगा, ये वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, जगह मेरे पास कम है, यहाँ पे भी आएगी नहीं वैसे। आई नीड सम स्पेस। काम करते हैं, इसको सेकेंड इक्वेशन लो, फर्स्ट वाली मैं यहाँ लिखवा देता हूँ कि एट कांस्टेंट प्रेशर या प्रेशर
कांस्टेंट, जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो P1 इज इक्वल टू P2 होगा। जब P1 इज इक्वल टू P2 हो गया 1/3 M1 N1 अपॉन V1 इंटू V1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 M2 N2 अपॉन V2 इंटू V2 का स्क्वायर। नाउ दिस इज इक्वेशन नंबर 1। हाँ बेटर, अब ज्यादा बेटर है। तो बस हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना, डिवाइड 1/2। क्यों, ये आया मेरे प्रेशर वाले फॉर्मूले से और ये आया मेरा काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले से। तो प्रेशर वाला फॉर्मूला ऊपर, काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला नीचे लिख के मैं सिर्फ और सिर्फ डिवाइड करने वाला हूँ। जब डिवाइड करूंगा यहाँ पे ध्यान से देखेंगे क्या होगा, हर चीज कट गई है, नहीं पता लगे, चलो काट देते। देखो यहाँ पे 1/3 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया था, ठीक है। और वॉल्यूम दोनों के दोनों कांस्टेंट, तो क्या रह गया हमारे पास ऊपर M1 N1 V1 स्क्वायर इज इक्वल टू M2 N2 V2 स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आ जाएगा बेटा, हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ रहेगा M1 इंटू V1 स्क्वायर, यहाँ रहेगा हमारे पास M2 इंटू V2 स्क्वायर। ये आ गया ना, M2 V2 यहाँ पे कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये वाला कैंसिल हुआ, सारा सारा क्या रहेगा हमारे पास N1 इज इक्वल टू N2। तो साफ पता लग रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर N1 number of molecules in two gases are equal। साफ पता लग रहा है यहाँ पे, जो मैंने प्रूव करवाया कुछ नहीं करवाया, एक प्रेशर की कंडीशन ली, प्रेशर कंडीशन के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट करने की वजह से मैंने काइनेटिक एनर्जी को कांस्टेंट कर लिया, दोनों को डिवाइड किया, मेरे पास N1 इज इक्वल टू N2 आ गया। ये बता दें कि एवोगैड्रो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से मैं कैसे प्रूव कर सकता हूं। तो हाँ, एक चीज भूल ही गया मैं, हेंस प्रूव्ड। ये भी हो गया हमारे पास। अब हम बात करेंगे ग्राहम की बात कर सकते हैं, वैसे ग्राहम में इतना कुछ है नहीं तो इसलिए सीधा चलते हैं, हम कर लेते। चलो ग्राहम करके इस बार डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर करेंगे, दोनों लॉज रह गए हमारे, इसके बाद वीडियो करते हैं एंड। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। देखो अगर डिफ्यूजन की बात करें, डिफ्यूजन तो मिलना, अगर हम बात करें दो गैसेस का, तो दो गैसेस आपस में डिफ्यूज होती है, मिलती है, किस पे डिपेंड करेगा ये। मान लेते हैं एक वाटर और कोई भी अलग वाटर है, मतलब वाटर वाटर है, या फिर कह सकते हैं कि वाटर और वाटर जैसा कोई लिक्विड है। हम वाटर और एल्कोहल को ले लेते हैं। वाटर और एल्कोहल को अगर मैं दोनों को मिलाना चाहूँ तो इजीली मिल जाएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है उनका। बट जैसे जैसे मैं वाटर को हनी के साथ अगर मिलाता हूँ तो समय लगेगा, क्यों, हनी की डेंसिटी ज़्यादा है, तो जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है रेट ऑफ डिफ्यूजन उसका उतना कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है, क्या होता है, कम होता है। जितना गाढ़ा लिक्विड उतना कम रेट ऑफ डिफ्यूजन। चलो देखते हो, वैसे ही जो जितना ज़्यादा डेंस होता है वो इतना कम मिलावट करता है। तो ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमें यही बताता है, ये बताया गया दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ये बताता है हमें, और आज हम इसे प्रूव करने वाले हैं। तो मान लेते हैं हमारे पास दो गैसेज है, एक ये गैस है एक ये गैस है, इसकी वेलोसिटी जो है आरएमएस वेलोसिटी वो v1 है और इसकी v2 है, और इसकी जो डेंसिटी है वो ρ1 और इसकी है ρ2। अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो इसका प्रेशर होगा अकॉर्डिंग टू kTg। तो डेरिवेशन कुछ ऐसे बताती है, जो आती है वो कहते हैं कि डिराइव ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन ऑन द बेसिस ऑफ kTg, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस 1 is P1 is equal to 1/3 ρ1 into V1 square। सेम यहाँ पे भी आ जाएगा, P2 is equal to 1/3 ρ2 into V2 square। Now at डिफ्यूजन स्टेडी स्टेट, जब ये डिफ्यूज होती है तो दोनों का प्रेशर इक्वल हो जाता है, मतलब P1 is equal to P2। जब प्रेशर इक्वल हो जाता है तो 1/3 ρ1 V1 square is equal to 1/3 ρ2 V2 square। 1/3 से 1/3 चला गया घूमने, एंड V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर इज इक्वल टू
रो टू अपॉन रो वन, एंड V1 बाय V2 इज इक्वल टू रो टू अपॉन रो वन का अंडर रूट। तो ये कह सकते हैं सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय रूट ऑफ डेंसिटी। तो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी, देखो जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी वेलोसिटी उतनी कम होगी। अगर हम अब बात करें, देखो अगर सिंपल सी चीज में तुम्हें एक और बताऊं, जितना ज्यादा मतलब जो मॉलिक्यूल जितने ज्यादा मूव कर रहे हैं उनकी वेलोसिटी उतनी ज्यादा, एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स ऑन मॉलिक्यूलर मोशन। मॉलिक्यूलर मोशन पे डिपेंड करेगा ये, क्यों? जितना ज्यादा मोशन होता है डिफ्यूजन उतना ही ज्यादा होता है। तभी हम जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, जिसकी वजह से डिफ्यूजन ज्यादा होता है। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि पानी है, पानी के अंदर चीनी डालनी है, पानी के अंदर जब चीनी डालेंगे तो क्या होगा, वो बॉईल करेगा, चीनी जल्दी घुल जाएगी। जब चीनी जल्दी घुल जाएगी इसका मतलब क्या है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टर हो गया। क्यों? गर्म करने से काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी ना। सो इफ R1 एंड R2 their rate of diffusion, so R1 by R2 is equal to V1 by V2 is equal to under root rho 2 upon under root rho 1। सिंपल, क्लियर है? तो ये बताता है ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, क्लियर है? अब हम बात करेंगे डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, जिसके अंदर बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं, ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए, वैसे भी वीडियो लंबी होती जा रही है बहुत ज्यादा। तो अब स्टार्ट करेंगे हम डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है? देखो मान लेते हैं हमारे पास बहुत सारी गैसेस, डेफिनेशन अलग बता रहा हूँ बेटा, डेफिनेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती, वो तुम खुद भी बना सकते हो अगर तुम्हें कंसेप्ट आता है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है, it states that the total pressure exerted by a mixture of non-reacting gases occupy a given volume is equal to the sum of partial pressure which each gas would exert if they alone occupy the same volume when given temperature। मतलब ये है कि अगर, अब समझते हैं हम इसको हिंदी में, 1 2 3 4 5 6 7 पूरे, इसका जो मास है वो है m1, इसका मास है जो m2, इसका मास है m3, इसका मास है m4, इसका मास है m5, इसका मास है m6 एंड इसका मास है m7। एक काम करते हैं n ले लेते हैं, बेटर रहेगा, है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। जो इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो है n1, ये है n2 n n। जो ये प्रेशर लगा रहा है वो लगा रहा है P1, ये लगा रहा है P2 एंड सो ऑन ये लगा रहा है Pn। इसकी जो वॉल्यूम है वो है V1, इसकी है V2, इसकी है V3 अप टू इसकी है Vn। तो अगर मैं इसकी वजह से प्रेशर लगाऊं तो प्रेशर ड्यू टू गैस P1 इज इक्वल टू 1/3। एक काम करते हैं, रो को भी चेंज कर देते हैं। रुको, अगर मैं रो को चेंज करूंगा तो मास अपॉन वॉल्यूम होगी। चलो अच्छा कर ही देते हैं, ये आ गया। ऐसे हमारे पास P2 आएगा 1/3 M2 V2 इंटू V2 स्क्वायर, और ऐसे ही हमारे पास Pn आएगा 1/3 Mn Vn एंड Vn का स्क्वायर। क्लियर है? ऐसे ही जब मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो P1 इज इक्वल टू 1/3 M1 N1 अपॉन V1 जिसका स्क्वायर, एंड P2 इज इक्वल टू 1/3 M2 N2 अपॉन V2 इंटू V2 का स्क्वायर ऐसे चलता रहेगा। और यहाँ पर हमारे पास जो Pn आया वो आया 1/3 Mn Nn अपॉन Vn इंटू
वी एन का स्क्वायर, ये आ गया। अगर मैं सबको प्लस कर दूं, टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस अप टू Pn। देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, ये सारी की सारी गैसेस इंडिविजुअली अगर सेम टेम्परेचर सेम वॉल्यूम के साथ होंगी तो प्रेशर लगाएंगी। क्लियर? अगर ये सारी की सारी मिलके बैठी होंगी देन देयर सम ऑफ इंडिविजुअल प्रेशर इज इक्वल टू टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। अगर इन सब गैस को मैंने मिक्सचर बना दिया एक, वो सारा का सारा मिक्सचर कितना प्रेशर लगाएगा, जितना वो इंडिविजुअल अलग अलग प्रेशर लगाएंगी उनका सम। क्लियर हुआ? क्या बताया मैंने? बहुत बढ़िया। नहीं हुआ कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं डेफिनेटली बता दूंगा। तो P इज इक्वल टू, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। देखो ध्यान से, मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं। यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है, जब कांस्टेंट वॉल्यूम है, देखो एक काम करते हैं, पहले ना प्लस कर देते हैं, फिर बाद में कॉमन लेंगे, ज्यादा बेटर बनेगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 1/3 m1 n1 अपॉन v1 इंटू v1 का स्क्वायर प्लस 1/3 m2 n2 अपॉन v2 इंटू v2 का स्क्वायर प्लस अप टू प्लस 1/3 mn nn अपॉन vn इंटू vn का स्क्वायर। आई हैव अ शॉर्टेज ऑफ स्पेस, तो मुझे अफसोस की बात है कि इरेज करना पड़ रहा है, और इसके बाद हम करने वाले हैं। तो इस चैप्टर के बाद, केटीजी के बाद मैं ऑसिलेशंस करवाऊंगा, शायद थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स तो करवा चुका हूँ मैं। हाँ, तो इसके बाद मैं ऑसिलेशंस करवाऊंगा। ठीक है, जो भी डाउट हो या फिर अगर कुछ और करना हो तो वो भी कर सकते हो। कोशिश करेंगे कि 15-20 दिन के अंदर सिलेबस पूरा हो जाए। वैसे तो मुश्किल है, बट स्टिल कोशिश करेंगे कि हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होएगा तो कोई बात नहीं। तुम तो इस साल लोग फायदा उठाएंगे इसका, बाकी बच्चे फायदा उठाएंगे। हाँ, तो ये आ गया हमारे पास। देखो अब ध्यान से, अब हमारे पास P इज इक्वल टू 1/3 कॉमन, क्या रहेगा मेरे पास, बताओ जरा। V कॉमन, M कॉमन, और रही बात हमारी V की, तो V भी कॉमन। क्यों? टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। देखो ये mv स्क्वायर कॉमन क्यों लिया मैंने, वो भी ध्यान देते हैं। इसके लिए मैं तुम्हें एक और चीज बताने वाला हूँ, ये बुक वाले कम बताते हैं, इतना ज्यादा बताते नहीं है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट, तो सिंपल सी बात है, हाफ m1 v1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 v2 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ mn vn का स्क्वायर। तो मतलब काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो इसका मतलब ये है कि हाफ हाफ कट जाएगा, तो m1 v1 सब का सेम है, तो यहाँ से m और v भी कॉमन आ गया यहाँ से। सो p इज इक्वल टू 1/3 m कॉमन आया एंड v कॉमन आया एंड ये भी कॉमन आ गया, वेलोसिटी का स्क्वायर। अंदर रह गया हमारे पास n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस अप टू nn, यही रह गया। अब if n is the total number of molecules, तो अगर एक जो गैस है जिसके अंदर सारी की सारी अलग अलग गैसेज है, उनमें जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो n है, तो क्या होगा, P इज इक्वल टू 1/3 m अपॉन v इंटू v का स्क्वायर इंटू n, वेयर n इज इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस अप टू n, दैट इज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द इंडिविजुअल गैसेस। ये आ गया। तो ये प्रूव करता है डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर का। इसके साथ ये वीडियो खत्म करने जा रहा हूँ, बहुत होगी, बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। ठीक है, मेरे को भी रेस्ट करना है अब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।